जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। आज है होली। आई होप आप सभी ने बहुत ही अच्छे से होली खेली होगी, खूब रंग गुलाल उड़ाया होगा। मैंने भी बहुत अच्छे से होली खेली और बहुत इंजॉय किया होली के फेस्टिवल को। आप सभी को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सबकी होली कैसे गई प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए। तो चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। ज़्यादा होली के बारे में बातें नहीं करेंगे क्योंकि बातें फिर ज़्यादा खिंच जाएंगी और हमारी क्लास में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज़ में हम कर रहे हैं फ्रेंड्स क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई। और क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई हमारी बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू है और अभी तक हमने क्लास 6 से 8 कंप्लीट कर लिया है। अभी हम कर रहे हैं फ्रेंड्स क्लास 9। अगर अभी तक आपने हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है ना, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 6 से 8 तक की हमने जितनी भी पढ़ाई की है उन वीडियोस को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कराया गया है। ये सीरीज कराने का फ्रेंड्स हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप अपना होम साइंस का सिलेबस अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड आप कहीं पे भी अपना फ्यूचर देख रहे हैं, आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। इसीलिए हम फ्रेंड्स शॉर्ट में नहीं, हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं चाहते। तो अगर इसी तरह से आपको पढ़ाई करनी है, हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ फ्रेंड्स अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। प्लीज़ अपनी राय हमें अवश्य दिया करिए, रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स अगर नहीं करेंगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपको ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है आपको समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो फ्रेंड्स हम कर रहे थे फ्रेंड्स हमारा दांतों के प्रकार के बारे में हम जान रहे थे। तो एक बार इसको स्टार्ट करने से पहले अभी हमने प्रीवियस क्लास में यानी कि मॉर्निंग की क्लास में क्या क्या किया है, एक बार उसका रिवीजन ले लेते हैं। मॉर्निंग क्लास में हमने ज़्यादा कुछ नहीं, हमने देखा था भोजन का पाचन एवं अवशोषण के बारे में जाना था, पाचन तंत्र के विभिन्न अंग तथा पाचन क्रिया के बारे में जाना था। उसमें हमने देखा था फ्रेंड्स क्या, मुख देखा था, मुख में होठ देखा था, दांत के बारे में समझा था, दांत कितने प्रकार के होते हैं वो हमने देखा था, यानी कि दांतों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी कि 4 तरह के ये वर्ग आपको दिख रहे होंगे। इन सभी में फ्रेंड्स हमने इनको कवर किया था और हमने 2 तरह के दांत यानी कि कृंदक दांत और रदनक दांत के बारे में पढ़ लिया था। हमारा 3rd पॉइंट स्टार्ट होगा यहाँ से, अग्र चौवर्णक दांत से हम स्टार्ट करेंगे। तो कृंदक दांत में हमने क्या किया था, कृंदक दांत इसे सन्मुख दंत या छेदक दंत भी कहा जाता है और इसका कार्य क्या, ये भोजन को काटने अथवा कुतरने का कार्य करते हैं। इनकी कुल संख्या 8 होती है। किन दांतों की कुल संख्या 8 होती है फ्रेंड्स? कृंदक दांत के दांतों की संख्या 8 होती है। रदनक दांत का क्या है देखते हैं, इसे भेदक या अश्वदंत भी कहा जाता है। तो भेदक या अश्वदंत किस दांत को कहा जाता है? तो रदनक दंत को कहा जाता है। इनका क्या कार्य है, ये शिकार को चीड़ फाड़ खाने में मदद करते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। रदनक दांतों की संख्या 4 होती है और कृंदक दांतों की संख्या 8 होती है। कृंतक दांत को सन्मुख दंत या छेदक दंत कहते हैं और रदनक दांत को भेदक या अश्वदंत भी कहा जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अग्र चवर्णक दांत देखते हैं। भेदक दांतों के दोनों तरफ स्थित दो अतिरिक्त दांतों को अग्र चवर्णक दांत कहा जाता है। ये दांत सिरे पर एक खड़ी व आड़ी रेखा द्वारा 4 भागों में विभाजित प्रतीत होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाना है। इनकी संख्या 8 होती है, यानी कि जो हमारे अग्र चवर्णक दांत होते हैं इनकी भी संख्या 8 होती है। इनके किनारे चपटे चौकोर तथा रेखाओं द्वारा बटे होते हैं। अब नंबर 4 में देखते हैं चौवर्णक दांत। इन दांतों को दाढ़ कहा जाता है। चौवर्णक दांत को क्या कहा जाता है? दाढ़ कहा जाता है। ये दांत चौड़े चौकोर तथा अपेक्षाकृत अधिक धारदार एवं दृढ़ होते हैं। ये अग्र चौवर्णक दांतों के दोनों ओर 3-3 की संख्या में स्थित होते हैं। ये भोजन को भली भांति पीस कर महीन करने का कार्य करते हैं। अंतिम दाढ़ को अक्ल दाढ़ भी कहते हैं, यानी कि जो अंतिम दाढ़ होता है उसको क्या कहते हैं? अक्ल दाढ़ कहते। बोलते हैं ना अक्ल की दांत अब निकली है। कई कई लोग होते हैं ना बहुत टाइम बाद उनकी अक्ल की दांत निकलती है। आप लोग बताइए कि आपकी अक्ल दांत निकली कि नहीं है, और जब किस एज में निकली वो भी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए।
20 से 30 वर्ष की उम्र में निकलती है। ये दांत कब निकलती है? 20 से 30 वर्ष की उम्र में निकलती है। इसकी कुल संख्या 6 + 6 यानी कि 12 होती। इस प्रकार दोनों जबड़ों में कुल 8 + 4 + 8 = कितने हो गए? टोटल 32 दांत हो गए। अब दांतों की संरचना देखते हैं। सभी प्रकार के दांतों की संरचना समान होती है, परंतु वे आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। दांत डेंटाइन नामक मजबूत पदार्थ से बने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दांत किस पदार्थ से बने होते हैं? तो डेंटाइन नामक मजबूत पदार्थ से बने होते हैं। दांत जबड़े की अस्थि के गड्ढों यानी कि गुहा में अपने मूल वाले भाग से जुड़े रहते हैं। एक सीमेंट जैसा पदार्थ इसे अस्थि के साथ मजबूती से जोड़े रखने में सहायक होता है। दांत को स्थिर रखने में मसूड़े का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। दांत की जो संरचना है उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 शिखर, नंबर 2 ग्रीवा और नंबर 3 मूल। अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं। शिखर क्या है? यह मसूड़ों के ऊपर दिखाई देने वाला चमकीला भाग होता है। इसे इनमेल कहा जाता है। जो शिखर होता है ये मसूड़ों के ऊपर दिखाई देने वाला चमकीला भाग होता है और इसे क्या कहा जाता है? इनमेल कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य अंदर के कोमल भागों की रक्षा करना तथा बाह्य प्रहरों से दांत की रक्षा करना है। अब ग्रीवा को समझते हैं। शिखर एवं मूल के बीच का भाग ग्रीवा कहलाता है। यह मसूड़े के अंदर दबा होता है। मूल देखते हैं क्या है? यह दांत का अंतिम भाग होता है। यह ग्रीवा के नीचे स्थित होता है। यह पीले रंग की एक विशेष परत से ढकी रहती है जिसे सीमेंट कहा जाता है। प्रत्येक प्रकार के दांतों में इसकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे चवर्णक में 3, अग्र चवर्णक में 2 एवं शेष में 1 मूल होती है जो अत्यंत मजबूती से अस्थि में जुड़ी हुई तथा मसूड़ों से चिपकी रहती है। दांत का अंदर से खोखला भाग दंत गुहा कहलाता है। इस गुहा में एक तरल द्रव्य यानी कि मज्जा भरी होती है जिसे अनेक सूक्ष्म रक्त नलिकाएं, स्नायु जाल तथा तंतु उपस्थित होते हैं। तो ये हमने किसके बारे में जाने? दांत की जो संरचना होती है उनके तीनों भागों के बारे में जाना। तो दांत की संरचना को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आपका आंसर क्या होगा? 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? शिखर, ग्रीवा और मूल। और शिखर, ग्रीवा, मूल को हमने बहुत ही डिटेल में समझ लिया। अब दांतों के कार्य देख लेते हैं। नंबर 1 है ये भोजन को कुचलकर बारीक बनाते हैं। नंबर 2 है दांत जीभ की सहायता से बारीक बनाए गए भोजन में लार मिश्रित करके उसे आहार मार्ग से आगे की ओर बढ़ाते हैं। नंबर 3 है दांत बोलने में भी सहायता प्रदान करते हैं। बिना दांत वाले व्यक्ति शब्दों का उच्चारण स्पष्ट रूप से नहीं कर पाते। तो ये तो हमने जाना दांतों के प्रकार। फिर हमने जाने क्या? दांतों की संरचना। देन हमने जाना दांतों का कार्य। आई होप दांतों से रिलेटेड सारे ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं जीभ पे। तो मुख में हमने ओठ देख लिया, दांत देख लिया, जीभ पे अब हम आते हैं। जीभ एक लंबी आकृति वाला मुख का एक प्रमुख मांसल अंग होता है। इसका अग्रभाग पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है जिसके कारण जीभ को मुख के अंदर एवं बाहर विभिन्न दिशाओं में घुमाया फिराया जा सकता है। पाचन क्रिया के दौरान जीभ द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं। अब जीभ हमारी पाचन क्रिया में किस तरह से हेल्प करती है देखते हैं। नंबर 1 है जीभ भोजन को ग्रहण करने में सहायक है। जब मुख में भोजन को दांतों द्वारा चबाया जाता है तब जीभ ही इसे क्या करती है? उलटने पलटने का कार्य करती है। अब पॉइंट 3 में चलते हैं। लार ग्रंथियों से निकलने वाली लार को जीभ द्वारा ही भोजन में मिलाने का कार्य किया जाता है जिससे भोजन लिसलिसा होकर सरलता से सरक जाता है। पॉइंट 4 देख लेते हैं। श्लेष्मा ग्रंथियां जो जीभ के ऊपरी भाग में श्लेष्मा कला में उपस्थित होती हैं जीभ को चिकना बनाए रखने का कार्य करती हैं। पॉइंट 5 जीभ द्वारा दांतों के बीच फंसे भोजन के कणों को निकालकर मुख गुहा को आपूर्ति का कार्य किया जाता है। और पॉइंट 6 है जीभ में कुछ दानेदार उभार होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? स्वादांकुर कहा जाता है। यानी कि जो जीभ में जो दाने होते हैं ना उन्हीं से हमें स्वाद मिलता है, इसीलिए हम उसे स्वादांकुर कहते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण ग्रहण किए गए आहार अथवा भोजन स्वाद अथवा भोजन के मीठा, नमकीन, कड़वा, कसैलापन आदि का
ज्ञान होता है। जीव का आहार के पाचन में भी उल्लेखनीय योगदान यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप सभी को पता है कि जीव का कितना योगदान है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा लार ग्रंथियां देख लेते हैं। लार ग्रंथियों द्वारा मुख गुहा में स्रावित होने वाले रस को लार कहा जाता है। मुख के विभिन्न अंगों में लार ग्रंथियों का प्रमुख स्थान है। मुख के कुल 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो 3 जोड़ों के रूप में उपस्थित हैं। वो कौन कौन से हैं? कर्णपूर ग्रंथियां, इट मीन्स पैरेटिड ग्लैंड्स। फिर 2 है अधोहनुलार ग्रंथियां, इट मीन्स सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड्स। नंबर 3 है अधोजिह्वा लार ग्रंथियां, इट मीन्स सब लैंग्वेल सैलिवरेशी ग्लैंड्स। तो इन सबको एक एक करके देख लेते हैं। कर्णपूर ग्रंथियां, ये ग्रंथियां चेहरे के दोनों पार्श्व भागों में कान व कपालों के पीछे स्थित होती हैं। अधोहनुलार ग्रंथियां, ये ग्रंथियां निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होती हैं। और अधोजिह्वा लार ग्रंथियां, ये जीभ के ठीक नीचे स्थित छोटी तथा सकरी ग्रंथियां हैं। ये कई महीन रिविनस या बर्थेलिन की नलिकाओं द्वारा मुख गुहा के फर्श पर आकर खुलती हैं। ये आप देखिए, ये है मुख गुहा। कर्णमूल ग्रंथियां, स्टेन्स की नलिका है, अधोजिह्वा ग्रंथियां, अधोहनु ग्रंथियां। तो ये सारे आपको फिगर के माध्यम से समझ में आ रहे होंगे। अब लार ग्रंथियों के कार्य देख लेते हैं फटाफट। लार से मुख में नमी बनी रहती है। लार ग्रंथियों का नंबर 1 कार्य क्या है? लार से मुख में नमी बनी रहती है। पॉइंट 2 कहता है लार ग्रंथियों का संबंध मस्तिष्क की नाड़ियों से होता है तथा नाड़ियों के उत्तेजित होने पर लार बहुत तीव्र गति से निकलने लगती है। जब किसी बात का भय या चिंता होती है तो नाड़ियों में उत्पन्न सक्रियता से लार सूख जाती है, जिस कारण मुख भी सूखा रहता है। पॉइंट 3, नार में टायलिन नामक किंडोवक यानी कि एंजाइम पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यह भोज्य पदार्थ से मिलकर उसमें रासायनिक परिवर्तन कर देता है। यह भोजन के श्वेत सार जो अपच होता है को अंगूरी शर्करा में बदल देता है, जिससे वह शीघ्र ही पच जाता है। इस किंडोवक अर्थात एंजाइम का प्रभाव केवल कार्बोहाइड्रेट पर पड़ता है, अतः वसा तथा प्रोटीन पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, जिसमें वसा तथा प्रोटीन का पाचन मुख से प्रारंभ नहीं होता है। शिशुओं को कार्बोहाइड्रेट तथा भोजन नहीं देना चाहिए क्योंकि ग्रंथियां सुप्तावस्था में होती हैं, अर्थात शिशुओं के मुख में 6 माह तक लार बहुत कम मात्रा में बनती है। अब पॉइंट 4 देखते हैं। लार अपने आप में एक चिपचिपा तथा गाढ़ा तरल पदार्थ है। पाचन क्रिया के दृष्टिकोण से इसका विशेष महत्व होता है। नोट में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। भोजन को जल्दी जल्दी नहीं निगलना चाहिए। भोजन यदि चबा चबा कर खाया जाए तो लार भी उतनी ही अधिक बनती है तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी ठीक प्रकार से होता है। तो ये देख लीजिए ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भोजन जो है बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट खाना पाया और खा लिया। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, बहुत ही चबा चबा के खाना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? उसका यही रीज़न है कि आप जितना ही भोजन को चबाएंगे उतना ही आपके मुख में लार बनेगी, और लार बनेगी तो जो भी आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे उसका पाचन बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो ये तो हमने देख लिया किसके बारे में, जीव के कार्य के बारे में। लार ग्रंथियां देखी, लार ग्रंथियों का कार्य देखा। अब हम देखते हैं क्या हमारा मुख गुहा में पाचन क्रिया। मुख गुहा द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। मुख में उपस्थित दांत भोजन को चबाते हैं। मुख गुहा में उपस्थित लार ग्रंथियां जिससे टायलिन नामक किंडोवक एंजाइम स्रावित होता है यानी कि निकलता है, वह मंड यानी कि स्टार्च को सुगर में बदल देता है, इसलिए रोटी हमें चबाने पर मीठी लगती है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमने जो पढ़ा, एक बार फिर से देखिए क्या है, देखते हैं। मुख गुहा में उपस्थित लार ग्रंथियां, जो मुख गुहा में उपस्थित लार ग्रंथियां होती हैं जिनसे क्या निकलता है, टायलिन नामक किंडोवक अर्थात एंजाइम स्रावित होता है। वह मंड यानी कि स्टार्च को क्या करता है, शर्करा यानी कि सुगर में बदल देता है। वह मांड यानी कि स्टार्च को सुगर में बदल देता है, इसलिए रोटी हमें चबाने पर मीठी लगती है। लार में उपस्थित
लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है। मुख गुहा में उपस्थित जीव केवल स्वाद का अनुभव कराती है। मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा मुख गुहा में पाचन क्रिया। फटाफट इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है, मुख से लेकर मल द्वार तक अंग को क्या कहा जाता है? पाचन क्रिया में भाग लेने वाले समस्त अंगों को क्या कहते हैं? एक वयस्क के जबड़े में कितने दांत होते हैं? दांत किस पदार्थ के बने होते हैं? और लास्ट क्वेश्चन कहता है, टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ से स्त्रावित होता है? अभी हमने पढ़ा ना टाइलिन के बारे में। तो ये फ्रेंड्स, हमने जितने भी टॉपिक कवर किए उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं। आज ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वैसे भी आज होली है। वैसे तो क्लास ही नहीं आपके अकॉर्डिंग हमें करानी चाहिए थी, बट दे दिया फ्रेंड्स, कर दिया क्लास हमने, क्योंकि ये क्लास कराने का एक ही पर्पज़ है कि आप कोई भी फेस्टिवल तो हमारा आता ही रहता है, बट फेस्टिवल के साथ साथ अपने सेलिब्रेशन के साथ साथ अपने आपका जो उद्देश्य है उसको भी आप भूलिए नहीं, उसको भी आप याद रखिए। तो इसी उद्देश्य से हमने आज की क्लास कराई है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। आप जब भी फ्री होते हैं आराम से होली होली मना लीजिए, मिल लीजिए। होली दिन में रंग खेलते हैं, शाम को तो होली मिलने का त्यौहार चलता है ना। और ये त्यौहार तो वैसे ही पूरे 1 वीक चलेगा, तो क्या हम पूरे 1 वीक पढ़ाई नहीं करेंगे? हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसीलिए आप आराम से अपना फेस्टिवल मना लीजिए देन आप क्लास को देखिए। क्लास आपके पास हमेशा ही पड़ी रहेगी। कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं अटेंड कर पाएंगे टाइम पे तो आपकी क्लास नहीं आपको मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए फ्रेंड्स, और एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ना कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमें अवश्य बताइए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं बट कमेंट करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं। प्लीज़ अपनी राय तो अवश्य बताइए ही हमें। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।